हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पार्क लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो क्या है, ओल्ड बुक में ये चैप्टर 15 है और न्यू बुक में ये चैप्टर 12 है। इतना क्लियर रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये चैप्टर के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, क्योंकि हमने 8th में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों के बारे में पता है। अब इसमें रिकैप दिया है। अभी बेसिकली इस चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है एनिमल के पार्ट में, एक है प्लांट्स के पार्ट में। तो हम प्लांट का पार्ट कवर करते हैं। चलिए पहले देखिए, सारे जितने भी बेसिक्स नेसेसिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फूड। हमें फूड की बहुत ज़रूरत रहती है ना। आप अपने पेरेंट्स के बिना भी नहीं रह सकते, अपने फूड के बिना भी नहीं रह सकते, है ना। फूड प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स। तो फूड से हमें क्या मिलता है? देखो, पहले एक चीज़ कर होती है कि मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है, तो वो एक आती है फूड। ये हमें फूड क्या देता है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दैट वाई वी नीड फूड। सबसे बेसिक रीज़न एनर्जी है, और लिविंग बीइंग का एक कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स देता है हमें। लेकिन हमें न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए होते हैं? टू गेट टू सो दैट आवर बॉडी कुड बी मेंटेन। बॉडी डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ होता है। इतना क्लियर है? इतनी एक चीज़ हमने जल्दी से कवर कर ली। हमें ये ज़रूर पता है सबको कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक पॉइंट और रह गया हमारा, कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। ये मैंने डिस्कस नहीं किया। सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, आई थिंक ये सबको पता है। यहाँ पे 2 सोर्सेज होती हैं प्लांट के थ्रू, मतलब जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि ये होगा एनिमल के थ्रू। ज़रूरी नहीं है जैसे कि अब आप मिल्क पीते हो, वो भी तो एनिमल से आता है, तो आप नॉन वेजिटेरियन नहीं कहलाओगे। तो कुछ वो होते हैं, ठीक है। तो हमें 2 चीज़ों से अपना अपना मतलब हमारा जीवन चलता है। तो वो 2 चीज़ों से बेसिकली हमारा जीवन चलता है। तो बेसिकली इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि आप समझ लीजिए, आई थिंक, हाँ, एक एग्रीकल्चर, एक पूरी उस पर्टिकुलर प्लांट को कहा गया है, और एनिमल हस्बेंड्री पूरे एनिमल के पार्ट को कहा गया है। तो हमने अभी देखा कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रही है कि हमने चाइना से भी क्या कहते हैं, पॉपुलेशन क्रॉस कर लिया है। तो अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है कहीं ना कहीं, तो हमारे क्या कहते हैं, डिमांड फूड की वो भी इंक्रीज़ होगी। और अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमें आउटपुट, यील्ड, जो प्रोडक्शन है, वो भी क्या निकालना पड़ेगा, ज़्यादा निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। एज वी डू, तो हमें देखा कि यहाँ पे कोई मेजर स्कोप नहीं है हमें बढ़ाने का, बट हमने कुछ अपनी देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। अगर हमें लाइफ स्टॉक चाहिए, क्रॉप चाहिए, तो हमें एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि कुछ रेवोल्यूशंस आई हैं। रेवोल्यूशन जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन उसके लिए आई है जो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाता है ना, जिसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया। और वाइट मिल्क के लिए आई है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। इतना क्लियर है? लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन है, हमें ऐसी सोर्सेस लानी है, या फिर ऐसा हमें प्रयास करना है जिससे हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, मतलब हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो डिस्ट्रॉय ना हो इसके चक्कर में, इन रेवोल्यूशंस के चक्कर में। मतलब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमें लानी पड़ेंगी जो आगे तक चल पाए। ऐसा नहीं है कि हमारी रिसोर्सेज भी ख़राब हो रही हैं और आगे तक ये चल भी नहीं पाए, ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ इस पूरे पैराग्राफ में बोली है। दिस मीन दैट गेटिंग यूज मोर इंटेंसिवली। देखिए, हमें पता है यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियरली कि बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और देयर आर मोर चांसेस टू कॉज डैमेज टू आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब हो जाए तो डैमेज, मतलब हमारा जो पूरा एक साइकिल है वो पूरी बिगड़ जाएगी। क्लियर है? तो हमें एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब है ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमने ना प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो अब सबको, सारे जितनी भी चीज़ें हैं, ऑल द पीपल
ऑल द पीपल विल गेट द फूड, मतलब हमने काम हमारा डन हो गया। अगर यही होना होता तो कोई पॉवर्टी मतलब कुछ रहता ही नहीं ना, कि इंडिया में तो सारे लोग ही फिर वो रहते। लेकिन इसका एक है कि लोगों के पास उसके लिए पैसा नहीं है, इसके बाद पैसा नहीं है, मतलब लोगों के पास मनी नहीं है, वो पॉवर्टी से गुजर रहे हैं। उन तो जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो वो वेजिटेबल्स या फिर कुछ कोई भी चीज़ को परचेस कैसे करेंगे, तो उन्हें भूखा ही रहना। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। आपकी एक्सेस है भी, आप उतने कैपेबल हो भी, उस पर भी देखो यहाँ लिखा है ना, पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो अगर हमें देखो लोगों को पैसा सबमिट करना होगा तभी वो उनको खाना मिल पाएगा, है ना, वेजिटेबल्स एंड ऑल, तो उसके लिए उनको काम पे जाना पड़ेगा। तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की भी कहीं ना कहीं कमी है, एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं लोग। तो चलिए अब देखिए इसके लिए बहुत, अब ये हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें उस पर नहीं जाना है, लेकिन साइंटिफिक मैन्युअल प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन। इसके लिए साइंटिफिक प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि हमने देखा मिक्स्ड फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी इंक्रीज दी यील्ड्स, मतलब होता है आउटपुट ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। तो हम इंक्रीज कैसे करें, तो इम्प्रूवमेंट, तो सबसे पहली चीज़ आता है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो जैसे कि सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मिलेट्स एंड सोरगम प्रोवाइड एस कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। अब यहाँ पे सोर्सेज बताइए, और जो आपकी देखो जो पल्सेस होती हैं वो आपको ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम वगैरह, तो पल्सेस से आपको प्रोटीन मिलता है। और वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स होते हैं, उनसे आपको विटामिन एंड मिनरल मिलता है। इतना क्लियर है? ये सब पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया, कुछ चीज़ समझने की नहीं है, इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ रहता है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो चलिए, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अब क्रॉप ग्रो हो रहा है तो एक कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप है तो उसके लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर होगी, उसके डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, या फिर उसके डिफरेंट फोटो पीरियड्स होंगे, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, उसको कितनी ड्यूरेशन चाहिए सनलाइट वगैरह के लिए, है ना, तो वो भी चाहिए होंगे, है ना, कि सनलाइट कितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। तो ये सब चीज़ें सनलाइट पे, मतलब फोटो पीरियड पे डिपेंड होती हैं। प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन द सनलाइट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड मिलता है ना। देर आर सम क्रॉप्स, अब बहुत टाइप के क्रॉप होते हैं, जैसे कि पहला होता है खारिफ क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होता है। तो मैंने बताया दो होते हैं, रेनी सीजन के लिए वो होता है खारिफ, और विंटर सीजन के लिए राबी। खारिफ के एग्जांपल देखिए, ड्यूरेशन जून टू अक्टूबर होती है, और आपके जो क्या कहते हैं, क्या नाम है आपका, मतलब जो राबी के लिए होती है वो नवंबर टू अप्रैल रहती है। और ये टाइप के क्रॉप इसमें ग्रो होते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। तो इंडिया देयर हैज़ अ 4 टाइम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फूड ग्रेन्स, मतलब बहुत इंक्रीज़ हुआ, 25% इंक्रीज़ हुआ है लैंड एरिया में। तो ये अचीवमेंट हमने कैसे अचीव किया, तो हमें मतलब इतना अगर हमने लैंड बढ़ा लिया अपना, और जितने हमने क्रॉप ग्रो करे वहाँ पे, तो वहाँ से हमें बहुत मतलब 400-500 का आउटपुट मिला है। तो ये कितना अच्छा है हमारे लिए। तो हमने वो किस तरीके से उसको मतलब किया, तो देखिए पहले ये 3 चीज़ों के द्वारा आप कोई भी क्रॉप को दे सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि दी फर्स्ट चॉइस हम चॉइस करते हैं सीड्स की, कि हमें किस तरह की सीड हमें प्लांट करनी है। 3 स्टेजेस में होती है ये। सेकंड होता है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन इज दी नर्चरिंग ऑफ दी क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, ये आउटपुट कैसा निकला। थर्ड हो गया क्रॉप प्रोडक्शन, कि हमारा जो फाइनल क्रॉप आया उसको प्रोटेक्ट भी करना है, ए बायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस। अब जल्दी से पहली चीज़ पढ़ते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अगर हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें अब कोई भी जो सीड्स होंगी वो हमारे लिए ऐसी सीड्स हो जो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, मतलब डिजीज़ से प्रोटेक्ट हो पाए, मतलब उनको जल्दी से लगे ना। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, मतलब अगर हम उस पर फर्टिलाइजर्स डालें तो वो रिएक्ट करे, मतलब वो ग्रो हो, उसके ऊपर फ़ायदा तो हो कम से कम। इतना क्लियर है? देन एक चीज़ और है यहाँ पे, हाँ, एंड हाई यील्ड्स प्रोड्यूस करे। छोटा क्रॉप डालो लेकिन बेसिकली यील्ड उसमें आउटपुट ज़्यादा हो।
तो अब ये क्या है, अब ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी ना कहाँ से लाएंगे हम, आप बताइए। अब ये तो नहीं है कहीं शॉप से हमें मिल जाएंगे ईजिली, नहीं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए पहली चीज़ होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने 2 प्लांट्स लिए, ठीक है, ये 2 प्लांट है। जैसे कि ये वाला जो प्लांट है वो आई मतलब छोटा सा उसको डालोगे और वो प्रोडक्शन जल्दी होगा उसमें, तो वो करता है। और दूसरा डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो अब क्या करूँगी कि मैं उसका उस पर्टिकुलर जो चीज़ में वो अच्छा है उसका जीन ले लूँगी, ये जिसमें अच्छा है उन दोनों को मिक्स करूँगी एंड आई विल गेट अ माई प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन यही होता है कि हम 2 प्लांट लेते हैं, उसमें जो भी डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको लेते हैं और उनमें से हमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो हमें मिल जाती हैं। तो ये क्रॉसिंग इंटरवेरिएटल में हो सकती है, बिटवीन 2 वेराइटीज़ हो सकती है, कोई भी 2 वेराइटी के बीच में। इंटर स्पेसिफिक होती है कि मतलब बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़, कोई भी 2 डिफरेंट स्पीशीज़ की जेनेरिक होती है। तो ये आपको याद करने की ज़्यादा नहीं है, बट एक बार समझ लो। अब एक आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड को जल्दी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मुझे मेरा एक प्यारा सा प्लांट है, ठीक है, मुझे उस प्लांट में एक पर्टिकुलर जीन चाहिए, बाकी उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मुझे एक पर्टिकुलर जीन उसमें ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, वो पर्टिकुलर एक जीन लूँगी कहीं से भी, जहाँ से भी, वो सब प्रोसेस हम डीप में नहीं जाएंगे, उधर से लेके मैं उस जीन में मैं उस जीन को मतलब क्या कहते हैं, इंजेक्शन टाइप नहीं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, बाकी आप कुछ भी लगा देंगे उसके अंदर तो वो जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखिए क्या बोले, फॉर वेराइटीज ऑफ क्रॉपिंग इट इज नेसेसरी द वेराइटी प्रोड्यूसेस आई ईयर अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरिया। फार्मर वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स। मतलब अगर वेराइटी इंप्रूवमेंट हमें करना है तो हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती है। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर। अब देखो कुछ ऐसी कंडीशन होती है ड्रॉप वगैरह जो कि जल्दी कहीं पे भी आ जाती हैं, तो हमें नहीं पता रहता उन चीज़ों के बारे में। और हमें ऐसी भी चीज़ें चाहिए जो कि मतलब जो क्लाइमेट कंडीशन आ यूज़फुल और टॉलरेंट हो हाई क्वालिटी सैलिनिटी से, मतलब सॉइल में जो सॉल्ट की जो रहता है उसको वो टॉलरेंट कर पाए, वो रेजिस्टेंट हो। अब हाइब्रिडाइजेशन या फिर जेनेटिकल मॉडिफाइड के लिए हमें ये प्रोसेसेस क्यों चाहिए? पहले एक चीज़ हो गई कि हायर ईल्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी हमें आए, है ना, जिससे कि जो हमें प्रोडक्ट जो आउटपुट मिलेगा वो बेस्ट रहेगा। तभी तो हम ये बेकिंग सोडा वगैरह बना सकते हैं ना, तभी तो हमें स्पाइसेस वो प्रोडक्ट होता है। बायोटिक है नहीं, बायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक वो होती है जो जीवित है और एबायोटिक जो नॉन लिविंग बींग्स हो। तो बायोटिक जैसे इंसेक्ट्स, इनसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एबायोटिक ड्रॉट हो गया, रेन कभी भी आ जाए एंड ऑल, है ना, तो वो चीज़ रहती है। एक चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, इसका मतलब क्या है कि हमें प्लांट्स की शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए कि कम टाइम में छोटा प्लांट ग्रो हो, है ना। तो हम कोई भी प्लांट में से वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे और हमारे प्लांट को उतना बना सकते हैं। नेक्स्ट है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, कि वो जैसे कि मैंने एक प्लांट लाई में श्रीलंका से, तो अब वहाँ पे श्रीलंका का जो प्लांट है वो उधर ही अडेप्ट हो सकता है, तो मैं उसमें से उस पर्टिकुलर जीन ले लूँगी और वो अब मेरे जो प्लांट है उसमें डाल दूँगी और मैं एमपी में से ग्रो कर सकती हूँ, ठीक है। डेजरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, टॉलनेस वगैरह जो बेसिक फीचर्स रहते हैं। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में बोला कि मैं जल्दी बता देती हूँ जिससे हमारा जितना भी प्लांट वाला पार्ट है ना वो एटलीस्ट कवर्ड हो जाए। तो देखो हमने यहाँ पे ये समझा कि इस पैराग्राफ में देखिए जैसे कि फार्मर्स है, अगर फार्मर्स को अच्छी तरीके से अपना क्रॉप ग्रो करना है तो कुछ ना कुछ उसके पास मनी होनी चाहिए। भी आपने देखा ना, वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं और फिर अपनी चीज़ें बाय करते हैं, देन उसमें से जितना भी प्रोडक्शन होता है वो उनको दे देते हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया है। तो फार्मर्स के पास पैसा होना भी ज़रूरी है टू गेट दी अदर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर इरिगेशन के लिए आप कोई चीज़ें ला रहे हो, स्प्रिंकलर्स एंड ऑल, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो फार्मर्स के पास भी कॉस्ट की चीज़ आनी चाहिए। पहले चीज़ आती है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब एक देखो बहुत ईजी सी है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना।
तो हमारे बॉडी के अंदर ही नहीं, प्लांट के अंदर हम इसको अज्यूम करेंगे। मेरा एक प्लांट ग्रो हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, एक मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है, उसमें क्या कहते हैं कि पूरे टोटल कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, 16 होते हैं। 16 न्यूट्रिएंट पूरे कुल मिला के होते हैं, और जो 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसको हमने 3 मतलब बाय सॉइल आते हैं ये, और बाय वाटर होते हैं ये। तो अब ये बहुत सारे होते हैं, देखो आप देख सकते हो, देखो ये देखा है, पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। अब जो न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत लार्ज क्वांटिटी में होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उनकी हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है। उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, बड़े लार्ज क्वांटिटी में जो होते हैं, और जो छोटी क्वांटिटी में होते हैं उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। आप इन सबको पढ़ सकते हैं। देखो, मैक्रो बड़ा भाई, माइक्रो छोटा भाई। डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट अफेक्ट्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स। देखो, अगर ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन में उन्हें इश्यूज आएंगे। मतलब रिप्रोडक्शन में जैसे कि मतलब कि प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होगा। अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन किया तो उसमें से एक अच्छा प्लांट ग्रो नहीं होगा। और फिर क्या होगा कि टू इंक्रीज द आइडल सॉइल के एनरिच, तो अब इनको देखो ग्रोथ वगैरह, देखो इसकी डेफिशिएंसी बताइए, इतना क्लियर हुआ। अब ये है कि हाउ टू ऐड न्यूट्रिएंट्स टू दी सॉइल, तो हम न्यूट्रिएंट कैसे दें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इन ऑल एंड ऑल। तो उसके लिए 2 होते हैं सिपाही, वो होते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है, ये सब पढ़ लो, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैन्योर क्या होता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, जो वो करते हैं, जैसे कि हम जो डेली बेसिस पे करते हैं वही, तो वो चीज़ को इधर मिक्स किया जाता है। जैसे गोबर हो गया आपका, तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट होके यहाँ पे उसमें प्लांट में डाल दिया जाता है, जितनी कि उसकी अच्छा हो, मतलब वो उसमें मतलब एक ऑर्गेनिक बने, जैसे कि उसको खाने में भी टेस्ट आता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब मैन्योर 2 तरह के होते हैं आपकी, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। तो कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट वही हो गया कि आपको एनिमल का जो वेस्ट होता है वो एक होल में दबा दिया जाता है, गड्ढा बना के, और उसमें से वर्म्स को डाला जाता है, और वर्म्स क्या करते हैं, उन वेस्ट को खाते रहते हैं और मिक्सिंग करते रहते हैं, तो वो चीज़ इसमें हो जाती है। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट इज़ ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। अब ग्रीन मैन्योर वही हो गया, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हेल्प टू ग्रीन विच हेल्प इन एनरिचिंग। ये आप पढ़ सकते हो कि ग्रीन मैन्योर एनरिच करता है सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, आप डाल दोगे। ग्रीन मैन्योर वही हो गया जो रिलेटेड हो प्लांट्स एंड एनिमल्स से। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर सप्लाई, और नाइट्रोजन, ये सब फर्टिलाइजर्स का वर्क होता है ना। लेकिन फर्टिलाइजर्स हम क्यों प्रेफर करते हैं, जिससे कि हमारी जो क्या कहते हैं कि प्लांट है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, और उसमें न्यूट्रिएंट की जो कमी रह रही है वो भी एक फुलफिल कहीं ना कहीं हो जाए, ये चीज़ होती है। देखो ये लिखा, दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट। ये हाई कॉस्ट करते हैं बट कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज टाइम ऑब्जर्विंग। तो इसको ना पर्टिकुलर ऐसे नहीं डालते रहो, नहीं तो फिर एक्सेस हो जाता है, तो उसमें सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज हो जाती है ना। तो ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, continuous use of fertilizer in an area can destroy soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, देखो देखो यहाँ लिखा है द टर्म लॉन्ग टर्म यूजिंग है कि ये मेंटेन करता है सॉइल की फर्टिलिटी, लेकिन अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो भी कम हो सकती है। अब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें मतलब कोई भी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप शॉप पे गए, यहाँ पे खेत डले रहते हैं, वहाँ पे लोग अपनी वो लगा लेते हैं स्टॉल टाइप, वहाँ पे वो जैसे भिंडी वगैरह या फिर आलू वगैरह बेचते हैं। जब आप उनको देखते हो ना तो वो देखने में इतने प्योर लगते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड किए गए हैं, उसमें ना तो कोई पेस्टिसाइड्स है ना कोई हर्बिसाइड्स है, कुछ सब क्लीन एंड वो कहते हैं नहीं वो होते हैं। अब मेरा क्रॉप एकदम से एक अच्छी तरीके से रेडी हो गया, उसमें मैंने डाल भी दिया फर्टिलाइज़र। अब उसमें पानी भी तो चाहिए। अब पानी
को अब ऐसा तो नहीं है मैं सबके जाके डालूँगी तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और उसमें डलेगा भी नहीं। तो हमें इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वेल्स, कैनाल्स वगैरह, रिवर लिफ्ट सिस्टम, बहुत तरह के सिस्टम्स यूज़ किए गए हैं। चेक डैम्स भी यूज़ किए जाते हैं, जिससे बड़ी बड़ी लार्ज एरिया पे तो उधर स्टोर हो जाए जब भी बारिश हो। इतना क्लियर है, बहुत ईजी है, इसको बस रीड कर लेना आप, आपको क्लियर हो जाएगा मैंने जो भी एक पैटर्न दिया है। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न बहुत ईजी है। पहला होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। एक ही पीस पे मैंने वीट भी डाल दिया, मैंने ग्राम भी ग्रो कर लिया, ये भी ग्रो कर लिया, ये भी ग्रो कर लिया, सारी चीज़ें एक ही जगह पे मैंने ग्रो कर दी। इंटरक्रॉपिंग होती है दूसरी चीज़ की मैं मतलब अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, लेकिन एक डेफिनेट रो में, एक डेफिनेट रो में। जैसे कि आप देखो ये पिक देखोगे कि उसके जो सॉइल के अंदर इसको डाल दिया जाता है, तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए एक ही टाइप के हैं है ना, तो ऐसे करके इन्हें डाल दिया जाता है, जिससे अलग अलग क्रॉप भी ग्रो हो जाता है। अगर मुझे पूरे ईयर का प्लान करना है तो मैं लूँगी क्रॉप रोटेशन। उसमें मैंने जैसे कि पहली मैंने चीज़ की, मुझे इस मंथ में नाइट्रोजन की सारे जितनी भी जिन क्रॉप्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो मैं वो क्रॉप को उस बेसिस पे ये फील्ड में मैंने सारी नाइट्रोजन डाल दी और सारे क्रॉप जितने भी क्रॉप है उनको डाल दिया, तो नाइट्रोजन मिल गई, फिर फॉस्फोरस, जितनी भी चीज़ें इस तरीके से मैनेज हो जाती है। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को बहुत प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि इंसेक्ट, पेस्टिसाइड एंड डिसीज पे। पेस्ट आर नॉट इनको बताओ, पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट द अप्रोप्रिएट टाइम, तो वो हमारे क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, हमें बहुत हो जाता है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, जैसे जेंथियम हो गया आपका, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही अनवांटेड, पार्थेनियम है ना, ये सारे जितने भी होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कहीं पे भी घुस आते हैं और बस अपना अपना न्यूट्रिएंट लेके भाग जाते हैं। ठीक है। रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटिंग ड्यूरिंग, तो हमें रिमूवल किससे करते थे, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वीडीसाइड से। तो देखो सब 3 वेज से इंसेक्ट पेस्ट एड करते हैं। दे कट दी रूट, देखो नीचे से रूट में एंड कर देंगे। दिस संक द सेल, सैप होता है ना, सैप, दे बोर इनटू दी, या तो फिर वो फ्रूट के अंदर ही, जब से वो बोन होता है उसके अंदर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। दे थर्स इफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप, और क्रॉप पर गंदा कर देते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वीड्स कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल इम्प्रूव, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे कि इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। जो इंटरक्रॉपिंग होती है, क्रॉप रोटेशन, वो भी वीड कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक पूरे डेफिनेट पैटर्न में ग्रो होते हैं, तो वो चिपके होते हैं ना, तो फिर वो नहीं हो पाता। आई होप इतना क्लियर है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत लास्ट टॉपिक है इसका, प्लांट का, स्टोरेज ऑफ ग्रीन। स्टोरेज ऑफ ग्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया बायोटिक, जैसे कि चूहे वगैरह होते हैं वो खा जाते हैं अगर हम उसे स्टोर करके ना रखें, और अगर हमने उसे बाहर लिखा है तो बाहर रखा है, तो वो जो प्लांट्स हैं उनमें खाने, लॉस एंड वेट पोर जर्मिनेबिलिटी, मतलब उसका रहने का, मतलब होती है ना, जब से वो ग्रो होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यू आ जाएंगे, उसी टाइप का जो प्लांट होगा। ठीक है। उसमें मॉइस्चर, टेम्परेचर, बाहर की भी जितनी चीज़ें रहती हैं वो सब उसमें अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, और इससे हमें इश्यू आएंगे, क्योंकि आगे जाके वो हमें ही खाना है। तो आई होप इतना चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। प्लांट का पार्ट हमने आज इस पूरे वीडियो लेक्चर में कवर कर दिया है। एनिमल पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। बाय।